जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और ये आप लोगों का रिवीजन क्लास रहने वाला है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। रिवीजन क्लास में क्या होता है कि पहले ये सारा प्रश्न कराया जा चुका है, पहले आप लोग प्रश्नों को देख चुके हो और आज आप लोग रिवीजन करोगे और इस चैनल पर हमेशा ऐसा कराया जाता है, तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पूरे क्लास में बने रहना और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। वैसे जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है क्योंकि 12 मई से आप लोग का एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा और नेवी एमआर का पेपर 22 से 24 अप्रैल तक 22 से 24 मई तक चलेगा। उसके बाद से 24 मई के बाद से आपका नेवी एसएसआर का पेपर चलेगा, उसके बाद से मेडिकल असिस्टेंट का पेपर चलेगा। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे भाई। 15 से 20 दिन का जो टाइम बचा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है और वहां से एक पीडीएफ को आपको परचेज कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है ना। और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है मेरे भाई। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जब पेड कोर्स में जाओगे तो सिर्फ 79 रुपए में एक आपको ई बुक मिलेगा, वो सिर्फ नेवी एमआर के लिए है। और इस ई बुक को जब आप परचेज कर लोगे ना तो फिर इसको आप लोग डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर इसमें नेवी एमआर के सिलेबस के हिसाब से सभी चैप्टर का प्रश्न बहुत अच्छे से दिया गया है। आपका जीके भी है और साइंस भी है और मैथ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जीके और साइंस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और आपको पता होगा कि नेवी एमआर में जीके के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसका जीके अच्छा है उसका तो सही है। अगर वो साइंस में अगर जीके अच्छा है, साइंस में अगर 13 प्रश्न में से या 12 प्रश्न में से अगर 6 से 7 प्रश्न भी सही कर दोगे और मैथ में अगर 8 से 9 प्रश्न भी सही कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर जीके में पकड़ बनाए हो तो। और जीके को मैं बहुत अच्छे तरीके से ई बुक में दिया हूं, ठीक है ना। चलो आपके सामने पहला प्रश्न है, गलती नहीं होना चाहिए। 25 से 30 मिनट का क्लास होगा, पूरा क्लास कर लेना क्योंकि सारा प्रश्न कराया जा चुका है, रिवीजन क्लास है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील बोल रहा है। विश्व का सबसे गहरी झील अगर बोल देगा तो आपका बैकाल झील हो जाएगा। विश्व का मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, पूरे विश्व का मैं बोल रहा हूं, सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगा। और कैस्पियन सागर क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे भाई विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील आपका सुपीरियर झील है। और विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है, याद रखना। और तांगानइका झील विश्व का सबसे लंबी झील है। तो ये चारों पॉइंट याद रखना है। यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैं बार बार ऐसा प्रश्न कराता हूं। या तो गहरी झील पूछ देगा या तो खारे पानी का झील पूछ देगा। और देखो अगर खारे पानी का झील नहीं पूछता है, बस वैसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वैसे भी कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। तो याद रखना आप सभी साथी। अगर बोल देगा कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है तो ये आपका सुपीरियर झील है। सुपीरियर का मतलब सुपर, आप लोग नाम से भी लग रहा है कि भाई जब मीठा है तो सुपर है, ठीक है ना। और कैस्पियन का मतलब कैसे पिए, जब खारा है तो कैसे पिए। तो यहां से भी आप लोग याद रखना, अपने जो भी याद करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है कि किसका मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बाधा है? तो किसका मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बाधा है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। मैक्स वेबर, जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। देखो मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप लोग अपना आंसर देखते जाना, ठीक है ना। मैक्स वेबर का क्या मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बाधा है, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो मेरे भाई फ्रांस का क्रांति 1789 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। जितने लोग बता रहे हो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। पलासी का युद्ध बार बार पूछा जाता है।
पलासी का युद्ध बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये 1757 में हुआ, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एसटीएफ का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं जो ई बुक दिया हूं ना, तो इसमें पूरा फुल फॉर्म बहुत अच्छे से दे दिया हूं, सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दे दिया हूं। जो पहले पूछे जा चुके हैं वो भी मैं दे दिया हूं, तो आप लोग देख लेना। एसटीएफ का पूरा नाम क्या है, तो स्पेशल टास्क फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, स्पेशल टास्क फोर्स बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। एसटीएफ का पूरा नाम क्या है मेरे भाई, एसटीएफ का पूरा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है, याद रखना आप सभी साथी। और देखो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जो पहलगाम में हमला हुआ, तो पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इससे रिलेटेड शाम को 3 बजे एक वीडियो आएगा इसी चैनल पर, तो उस वीडियो को कर लेना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, और जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारा प्रश्न मैं शाम को 3 बजे करा दूंगा। आर्मी के लिए, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शाम को 3 बजे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। और आज अभी 10 बजे सुबह में इंडियन आर्मी के लिए पूरा फुल मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। चलो बताओ इसका, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और किस देश के साथ होता है। तो ये जो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज है ना, ये भारत और अमेरिका के साथ होता है, याद रखना आप सभी साथी। भारत और अमेरिका के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज होता है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय जल सेना के प्रमुख कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मेरे भाई जल सेना के हेडक्वार्टर का बात किया जा रहा है, याद रखना मेरे भाई, क्योंकि ये पूछा जाएगा। जो जल सेना है, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष कौन है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष है, ठीक है ना। दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष हैं, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से आपका ये पूछ देगा कि जल सेना के कुल कितने कमांड हैं, तो मेरे भाई जो कुल कमांड है वो कितने हैं, तो कुल आपके 3 कमांड है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। कुल कितने कमांड हैं, तो कुल आपके 3 कमांड हैं। एक आपका, जैसे एक आपका पूर्वी कमांड है, एक आपका पश्चिमी कमांड है, और एक आपका दक्षिणी कमांड है। जल सेना के ये सिर्फ 3 कमांड है। तो यहां पर बोल रहा है कि जल सेना का जो पूर्वी कमांड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, याद रखना आप सभी साथी। अगर बोल देगा कि पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई में है। दिमाग में बैठा लो कि जल सेना के 3 कमांड है, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर आपका यहां पर है आंध्र प्रदेश के, जो आपका विशाखापट्टनम है, वहां पर है पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर। पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई है, और दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कोच्चि है। अपने दिमाग में बैठा लो ये तीनों बात, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोच्चि है। तो मेरे भाई जल सेना के बारे में इतना तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और पहला स्वदेशी युद्धपोत बोलेगा तो वो आपका INS विक्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये PDF आप लोग देख सकते हो, इस PDF से आप लोग नेवी MR के पेपर का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त ANDC क्लास एप्लीकेशन से इस PDF को ले लिया है। अगर आप नहीं लिए हो तो आप इसको लेकर अपना तैयारी कर सकते हो, अगर कहीं से कोई बैच नहीं लिए हो तो। अगर बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको एक ही साथ सारा प्रश्न चाहिए तो फिर ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ई बुक का प्राइस भी मैं सिर्फ 89 रखा हूं, और मेरा जो भी बैच आता है ना सबसे कम रहता है, और अच्छा कंटेंट देता हूं। नेक्स्ट है, भूटान की राजधानी कहां पर है मेरे भाई। अगर भूटान का मुद्रा पूछ देगा तो वो आपका नगुल्ट्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और भूटान का राजधानी पूछा है तो थिम्पू हो जाएगा। जितने भी साथी थिम्पू बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ का मुद्रा आपका क्या होता है, यहाँ का मुद्रा आपका रुपया होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का आपका राजधानी कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा, तो पाकिस्तान का राजधानी इसलिए इस्लामाबाद हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो मुद्रा होता है ना, तो पाकिस्तानी रुपया होता है, याद रखना आप सभी साथी। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान
पाकिस्तान का मुद्रा होता है। और चीन का राजधानी कहाँ पर है आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। चीन का जो राजधानी है ना वो बीजिंग है। चीन का राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग है। और यहाँ का जो मुद्रा है ना युआन है। तो मेरे भाई मुद्रा से रिलेटेड, राजधानी से रिलेटेड भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। चीन का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो टेबल टेनिस होता है, ये भी पेपर में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई। पहले मैं बता चुका हूं, गलती नहीं करना है। तृतीयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मेरे भाई भारतीय संविधान बोला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मेरे भाई जितने लोग अनुच्छेद 32 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अनुच्छेद 32 इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक जितने भी साथी बता रहे हो, ऑप्शन डी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट है लघु पाषाण क्या होते हैं? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, जो लघु पाषाण होते हैं ये क्या होते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ मेरे भाई। ये पत्थर के औजार होते हैं। जो लघु पाषाण होते हैं पत्थर के औजार होते हैं। पहले मैं प्रश्न करा दिया हूं, तो गलती तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये रिवीजन क्लास चल रहा है। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? ये जो चंपारण आंदोलन है तो किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? जल्दी से बताओ। चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 10 अप्रैल 1917 से, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1917 से शुरुआत हुआ। किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, बिहार बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चंपारण आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1917 से बिहार से शुरू हुआ चंपारण आंदोलन, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? जो आपका सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पूरे 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से बोला जा रहा है कि सूर्य से कौन से, बोला है 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? जो मंगल है ना वो सूर्य से चौथा स्थान पर स्थित है और 5वां स्थान पर आपका बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पर बोल देगा कि सबसे पहला स्थान पर कौन सा है? तो आपका मेरे भाई सूर्य से सबसे पहला स्थान पर बुध है, याद रखना। और सबसे छोटा ग्रह भी आपका कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे भाई? अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये सब पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। बृहस्पति आपका क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले, यहाँ पर सूर्य है, ठीक। और सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जितना भी ग्रह है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 8 का 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? 4 4 8 1 ना हो गया क्या? इसको काट दो। इसको क्या कहते हैं? इसको एक कक्षा कहते हैं, याद रखना आप सभी साथी। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? ग्रहों के निश्चित पथ को, मतलब जो ग्रह है इसके निश्चित पथ, मतलब इसके निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई कक्षा कहते हैं। जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है MP3 प्रारूप क्या है? तो ये जो MP3 प्रारूप है ये ऑडियो प्रारूप है, याद रखना आप सभी साथी। बार बार आप लोग देखते होंगे MP3 प्रारूप क्या है? ऑडियो प्रारूप है। जब आप लोग गाना सुनते होंगे उधर MP3 लिखा गया रहता है, तो उसका फुल फॉर्म आपका क्या है? ऑडियो प्रारूप है। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र लेख है जहां राग बोलना अनिवार्य है? तो कौन सा एकमात्र खेल है जहां पर राग बोलना अनिवार्य है? तो ये कबड्डी हो जाएगा। जितने भी साथी कबड्डी बता रहे हो, ऑप्शन ए बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है।
चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये आपका भीम बेटका हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो सोच लो कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। भीम बेटका इज राइट आंसर। हाँ, कल मैं एक क्लास कराया था जिसमें मैं आप लोगों को न्यूटन के नियम को बहुत अच्छे से समझाया था। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छा फीडबैक दिए थे, बहुत अच्छा कमेंट किए थे मेरे भाई। उसमें मैं आप लोगों को बताया था जो आपका बल का परिभाषा है वो दूसरे नियम पहले नियम, ऐसे कुछ कंफ्यूजन हुआ था ना। तो मैं फिर से दोबारा किताब में देखा तो हर जगह यही है, बल का जो परिभाषा है वो पहले नियम में मिल जाता है, बल का जो सूत्र है वो दूसरे नियम में मिलता है। मतलब बल का परिभाषा गति के पहले नियम में मिल जाता है और बल का जो सूत्र है गति के दूसरे नियम में मिल जाता है। तो ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कल मैं आप लोग को बोला था कि मैं क्लियर करके एक बार बताऊंगा, वैसे मैं क्लियर ही था, कल भी मैं सही बताया था, लेकिन मेरे भाई गूगल पर इधर उधर दिखा रहा था, फिर मैं किताबों में देखा, सर्च किया तो सही था, मैं जो बोला था वो सही था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक जो है ना वो भगत सिंह है, याद रखना। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। एन इंट्रोडक्शन आप द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक भगत सिंह है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश है का बॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, बांग्लादेश बता रहे हो, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। जितने लोग बांग्लादेश बता रहे हो, राइट बता रहे हो, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का भी पूछ सकता है, भारत का भी पूछ सकता है, विश्व का भी पूछ सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है नेवी के लिए मेरे भाई। अगर भारत का बोलेगा ना, बोलेगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार है, ठीक है ना। और एशिया का पूछा है तो ये आपका गोबी हो जाएगा, ठीक है ना। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं तो उसमें आपका ये गोबी हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड का पूछ देगा, पूरे विश्व का पूछ देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। पूछ देगा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। पूछ देगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है, मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मेरे भाई जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जब मूल रूप बोलेगा तो 395 अनुच्छेद, जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 इज राइट आंसर। मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताओ। पहले भी ये प्रश्न मैं करा चुका हूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। जितने भी साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर, देखो अभी मैं बताया हूं ना, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड। तो पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई हो जाएगा। और मेरे भाई ये विशाखापट्टनम है, ये पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर हो जाएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। बाकी दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कोच्चि में हो जाएगा। जल सेना का मैं बात कर रहा हूं, एकदम पता होना चाहिए। पेपर देने जाने से पहले जल सेना के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं ई बुक में भी सब कुछ अच्छे से दिया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ई बुक को बनाया गया है। अगर आप 10-15 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, मैं तो कंटेंट दे दिया हूं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे 10,000 का ई बुक ले लो, चाहे कहीं कुछ भी कर लो, ठीक है ना। कोई घोर कर तो पिलाएगा नहीं। कंटेंट मिल गया है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, दिन रात करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है ना। सिर्फ 89 रुपए में आपको एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ई बुक ले लेना है। जब एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, पेड कोर्स में जाओगे, उधर आपको मिल जाएगा। और वहां से उस ई बुक को लेकर प्रिंट आउट निकलवा के 10-15 दिन एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लो, रट्टा मार लो, पूरा देखना, बहुत प्रश्न मिलेगा। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर कदम्ब हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन डी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को
के रूप में माना जाता है। तीन तरफ से समुद्र जो बोला है, तीन तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग है। जैसे भारत का जब नक्शा बनाओगे तो आप लोग देखोगे जो नीचे का ये हिस्सा रहेगा, इधर से इधर भी जल रहेगा, इधर भी ये पूरा जल रहेगा। मतलब ये तीनों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी पूरा जल से घिरा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिणी भारत की, ये भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये असल ये हुआ कि तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है तो उस स्थान को प्रायद्वीपीय बोलते हैं। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है 1901 से शुरू हुआ, ठीक है ना। और नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का जनक पूछ देगा, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। और कहाँ पर दिया जाता है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है ना। स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हो, 7 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये सारा प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। और सबसे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा है, ये भी कई बार बताया हूँ। नेक्स्ट है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो एफिल टावर है ये पेरिस में स्थित है, ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, याद रखना आप सभी साथी। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है, याद रखना। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अभी मेरे भाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया आतंकवादियों के खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन अभी माहौल ऐसा बन गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत बेहतरीन तरीके से जंग छिड़ गई है, ठीक है ना। अब देखो, हम लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं पता रहेगा, क्योंकि जो अपना न्यूज रिपोर्टर है सब ना, अपने इंडिया का जो न्यूज वाले हैं सब, तो ये कुछ भी बोल दे रहे हैं सब मेरे भाई। इतना बेहतरीन तरीके से बोल दे रहे हैं सब कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन असल में उतना कुछ नहीं हुआ रहता है, तभी भी ये लोग बोल देते हैं। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करना चाहिए। मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, मतलब बात थोड़ा सा रह रहा है तो ये इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दे रहा है। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, जितने भी साथी ऐसे हैं जो अभी फौज में हैं, तो हकीकत बता रहा हूँ, जितने साथी अभी प्रेजेंट टाइम में फौज में हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के इलाके में हैं, उधर राजस्थान में है, पंजाब में है, तो मेरे भाई देखो, उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि वो लोग युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध तो वो लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो मीडिया वाले कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। इतना बढ़ा चढ़ाकर बात बोल रहे हैं। भाई किसी का भी घर का कोई इकलौता उधर गया होगा, कोई इकलौता भाई होगा जो अपने माता पिता का अकेला लड़का होगा, उधर अभी बॉर्डर पर तैनात है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन मीडिया वाले बहुत बढ़ा चढ़ाकर और डरा दे रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो सही है उसको ये लोग बता ही नहीं रहे हैं, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बात ये लोग बोल रहे हैं, तो ये बहुत ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ बहुत गलत कर रहे हैं, तो देखते हैं, इन लोगों के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, और बड़े बड़े लोग आवाज़ उठाएंगे तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो ये लोग डरा कर वैसे रख देंगे। देखो, जिसके घर के लोग गए उधर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो जब वो लोग न्यूज़ देख रहे हैं ना तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये मीडिया वाले मतलब ऐसा कर रहे हैं। आपका यहाँ पर है कि डॉक्टर सीबी, यहाँ पर सीबी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सीबी कर लो। डॉक्टर सीबी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सीबी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1930 हो जाएगा, 1930 इज राइट आंसर। डॉक्टर सीबी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ये आपका एप्लीकेशन है, देखो जितने लोग नए हो, नहीं पता है कुछ, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाओगे, ANDC क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है, ठीक। उसके बाद से यहाँ से आप फ्री वीकली टेस्ट में जाके फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। नेवी का 2 मॉक टेस्ट डाला गया है, और अगर आप पेड मॉक टेस्ट चाहिए तो सिर्फ 49 रुपये में यहाँ से मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से नेवी का मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है, सिर्फ 49 में मिल जाएगा, और पूरा 15 मॉक टेस्ट मिलेगा।
इतना कम प्राइस में कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देता है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये बंगाल गैजेट है। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यमन देश की राजधानी कहाँ है? तो मेरे भाई यमन देश की राजधानी साना है, याद रखना आप सभी साथी। यमन देश की राजधानी कहाँ पर है मेरे भाई? यमन देश की राजधानी साना है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। याद रखना आज शाम को 3 बजे सिंदूर ऑपरेशन से रिलेटेड मैं प्रश्न लेकर आऊंगा, तो वो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? तो सेक्शन कहते हैं। थल सेना के सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मेरे भाई जितने भी साथी राष्ट्रपति बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो मेरे भाई अर्जेंटीना की मुद्रा, जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, जितने भी साथी पीसो बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अर्जेंटीना की मुद्रा आपका पेसो है, याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये जो रूबल है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि मेरे भाई जो रूस है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मेरे भाई रूस का जो आपका मुद्रा है ना, तो वो आपका रशियन रूबल होता है, याद रखना। और अमेरिका का तो आप लोगों को पता ही होगा, इटली का भी पता होगा। चलो आपका नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो मेरे भाई ये जो जवाहर सुरंग है ना, जम्मू कश्मीर में है, जो बनिहाल दर्रे पर है, याद रखना आप सभी साथी। पीर पंजाल जो आपका है तो उस पर आपका बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है, मेन सेंट्रल थर्स्ट किसके मध्य स्थित है? जो मेन सेंट्रल थर्स्ट है ये किसके मध्य स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। किसके मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी के द्वारा लिखित है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये नहीं, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। जितने साथी ऑप्शन सी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता के लिए समर्पित है? तो तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता के लिए समर्पित है? तो ये आपका शिव हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, देखो कपालेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, ये भी पूछ सकता है, पूछ देगा कपालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य थे? तो जो चंद्रशेखर आजाद थे और जो भगत सिंह थे, तो वो बोला जा रहा है क्या किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर जितने साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, गुम और जम्मू कश्मीर, गुम जम्मू और जम्मू कश्मीर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। उम्मीद करता हूं कि 50 में से आज 50 प्रश्न आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्दी से बताओ कि ये बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जितने भी साथी तेलंगाना बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तटीय क्षेत्र नहीं है? तो मेरे भाई बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन तटीय क्षेत्र नहीं है? मोरेन जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मोरेन जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मोरेन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? तो मेरे भाई देखो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है ना,
तो मेरे भाई संविधान सभा ने संविधान का को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में हुई? ये सारागढ़ी की लड़ाई पूछ दिया है, तो ये कब हुई? जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1897 इज राइट आंसर। सारागढ़ी की लंबाई कब हुई? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? 1897 में। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे बड़ा आबाद नदी का द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच में लड़ी गई? तो 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी गई। पेपर में पूछ देगा करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1739 में लड़ी गई। और किसके किसके बीच में लड़ी गई? तो मेरे भाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ी गई। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल की लड़ाई लड़ी गई 1739 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। जितने साथी ऑप्शन ए बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, जरूर बताना कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है ना, चुनाव आयोग करता है। जितने भी साथी चुनाव आयोग बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। अभी आप लोगों का पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और मेरे भाई मैं आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को जो बोला हूँ ना कि ये देश के जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं तो ये लोग प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे भाई जिसके घर का कोई भी भाई है जो अभी फौजी है उधर गया है तो उनके साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग गलत क्या कर रहे हैं मेरे भाई? मान लो आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकवादियों के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ये तो शुरू से ही बोला जा रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान वाले पता नहीं क्या चाहते हैं। मतलब आतंकवादियों के कैंप उड़ाए गए और पाकिस्तान वाले अभी मतलब इधर उधर फायरिंग कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान वाले मतलब काफ़ी ज़्यादा हद पार कर दिए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जिस तरह से लड़ाई चल रहा है उससे भी बढ़ा चढ़ा कर ये न्यूज़ वाले बता रहे हैं। इन लोगों के घर वाले तो कोई फौजी होंगे सब नहीं, अब जिनके घर के लोग कुछ फौजी हैं उधर बॉर्डर पर है, दिक्कत तो उनको हो रहा है। मीडिया वाले को जो मन में आ रहा है वो ये लोग बोल दे रहे हैं। इनके घर वाले तो कोई फौजी होंगे नहीं मेरे भाई, मतलब गांव से लोग फौजी बनकर उधर जाते हैं। आप खुद सोचो, जिनके घर के लोग मतलब अभी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिए हैं, इंडियन आर्मी में अभी प्रेजेंट टाइम है, जिनके घर के लोग अभी इंडियन आर्मी में हैं, किसी भी भाई के घर के कोई भी इंडियन आर्मी में अभी हैं और वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, पंजाब में पोस्टेड हैं, राजस्थान में पोस्टेड हैं, और उधर से जब उल्टा पुल्टा न्यूज़ देखने को मिलेगा तो उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगा आप खुद सोचो। तो ये जितने भी न्यूज़ वाले बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो थोड़ा सा सुधर जाओ भाई, जो हो रहा है वो बताओ ना, क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हो। अभी तुरंत ये लोग युद्ध कराते हैं खतरनाक वाला और तुरंत ये लोग सब मैटर शांत करा देते हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं। तो जितने लोग भी ऐसे कर रहे हैं इन लोगों को बाइकाट करो मेरे भाई। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पता चल रहा है ना अपने देश का असली हीरो कौन है। आप लोग तो बड़ा, कुछ लोग रहते हैं जो नेताओं के पीछे दिन भर भागते रहते हैं और उन्हीं को असली हीरो मानते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, देखो आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन उनके बाप दादा पूरा खानदान नेताओं के पीछे भागे और वो लोग भी नेताओं के पीछे भागते रहते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो ना अपने देश के असली हीरो कौन है। आप सोचो, अगर अपने देश का जो भी सेना है अगर उधर नहीं रहता तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भरा पड़ा हुआ है, जो हीरो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग उस तरह से, अभी जिस तरह से हमारा सैनिक उधर बॉर्डर पर खड़ा है इस तरह से लोग खड़ा हो पाएंगे? भले से ये लोग अमीर हैं, पैसा है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे मेरे भाई। अभी इनके एरिया में अगर एक बम गिर जाएगा ना तो ये लोग पता चलेगा कि कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ये लोग देश में छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोगों को हमेशा अपने देश का जो भी सेना है उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देना है मेरे भाई।
अपने देश के सेना को हमेशा असली हीरो मानना है और हमेशा मेरे भाई उनको सम्मान देना है, ठीक है ना। और ये नहीं बोलना है कि ये लोग पैसे के लिए करते हैं। अगर आपको पैसा दे दिया जाए, जाओगे आप उधर बॉर्डर पर लड़ने? नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं बोलना। वो जो पैसा मिलता है ना, वो उस फौजी को नहीं मिलता है, उसके घर वालों को मिलता है। वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, जितने भी हमारे सेना के जवान हैं वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना बार बार कि भाई पैसा नहीं मिलेगा तो लड़ने जाओगे, जो पैसा मिलता है ना उनके पीछे जो लोग रहते हैं, तो वो लोग, उन लोगों के पास पैसा आता है। वहाँ मस्ती करने नहीं जाता है अपना जो भी सेना का जवान रहता है, ठीक है ना। वो बहुत ईमानदारी पूर्वक से, बहुत वफादारी पूर्वक से अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उधर लड़ाई लड़ता है। तो मेरे भाई एक सैनिक के लिए हमेशा अपने दिल में जगह बनाए रखना, ठीक है ना। और देखना अभी सबको पता चलेगा कि हाँ सेना क्या होता है। लोग सेना को एकदम खिलवाड़ बनाकर रख दिए थे। बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे भाई युद्ध होगा तो दोनों देश का नुकसान होगा। अगर ज़्यादा मतलब ये जो भी आपका युद्ध चल रहा है, अगर ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, जो भी आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अगर ज़्यादा दिन तक चलेगा तो दोनों देश का नुकसान होगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अगर युद्ध चल जाएगा तो भी सही रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से।